नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके और वक्त है देश की बड़ी और प्रमुख खबरों का। पहली खबर होगी गुजरात से, जहां पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में 182 में से 156 सीटों पर एक बार फिर से काबिज हुई है, तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली हैं। दूसरी खबर है हिमाचल प्रदेश में, जहां कांग्रेस की घर वापसी हुई है। हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस को 40 सीटें मिली, तो वहीं बीजेपी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। तीसरी खबर मैनपुरी से, जहां पर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में नेताजी की बहू डिंपल यादव की शानदार और ऐतिहासिक जीत हुई है। चौथी खबर आजम खान के गढ़ रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना की जीत हुई है। 71 साल बाद आजम के गढ़ में कमल खिला है। पांचवी खबर शिवपाल यादव की घर वापसी। शिवपाल यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और छठी खबर है उन्नाव से, जहां पर रहमान इंडस्ट्रीज पर आईटी ने छापा मारा है इस वक्त। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात की राजनीति के लिए आज का दिन काफी अहम है। दरअसल बीजेपी ने आज के दिन ऐतिहासिक जीत गुजरात के अंदर दर्ज की है। तो गुजरात की राजनीति के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत गुजरात के अंदर दर्ज की है। विरोधियों के सारे दावे ध्वस्त हो चुके हैं। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा में बड़ी जीत का रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 156 सीटों पर जीत दर्ज की है। और इससे पहले 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने 149 सीटें लाके जीत दर्ज की थी। इस तरह बीजेपी ने गुजरात में अपना नया रिकॉर्ड बनाया है और इस परिणाम का असर न केवल आने वाले विधानसभा चुनावों में बल्कि लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। तो गुजरात में 156 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और वोट शेयर करीब 53% रहा भारतीय जनता पार्टी का। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस महज 17 सीटों पर सिमट गई। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त है? क्योंकि अगर देखा जाए तो गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन काफी अहम रहा, क्योंकि ऐतिहासिक जीत बीजेपी की हुई है। 156 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव को लेकर पहले से ही आश्वस्त थी और यही कारण है कि काफी कम जो रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, वो गुजरात में की गई। हालांकि कई केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगी थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से संपर्क किया और जनसभाएं की थी। लेकिन जिस तरीके से गुजरात में एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है और 182 सीटों में 156 जो सीटें हैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वही कांग्रेस पार्टी के भी खाते में 17 सीटें गई हैं। और आम आदमी पार्टी कल तक दावे कर रही थी कि जो एमसीडी में जिस तरीके से जीत दर्ज आम आदमी पार्टी ने किया, वही हाल कहीं ना कहीं गुजरात में भी होने जा रहा है। उस आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। तो निश्चित तौर पे गुजरात में काफी बेहतर जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम कार्यकर्ताओं और गुजरात की जनता को शुक्रिया भी कहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस जीत का जश्न मनाया और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बधाई भी दी है। और निश्चित तौर पे ये जनता का जनादेश है, सभी जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनका कहना है। और भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में भी आज जश्न मनाया गया गुजरात में चुनाव जीतने के बाद। तो निश्चित तौर पे गुजरात में जिस तरीके से गुजरात मॉडल को देश के अलग अलग इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया और इस पर कई जगहों पे चुनावों में जीत भी हासिल की, तो गुजरात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उसी काम को लेकर गुजरात की जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार किया था। तो निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात की अगर हम बात करें तो काफी खास दिन रहा है, क्योंकि सभी रिकॉर्ड को भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल तोड़ा है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष।
तो गुजरात के अंदर सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ऐतिहासिक जीत आज दर्ज की है। 156 सीटों पर आज कमल खिल चुका है गुजरात के अंदर। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट मैनपुरी और रामपुर और खतौली की विधानसभा सीटों के रिजल्ट भी आज घोषित कर दिए गए हैं। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव ने बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज शाक्य को 2,47,000 वोटों से हराया। तो वहीं खतौली से आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया की बंपर जीत हुई। मदन भैया ने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को 22,165 वोटों से हराया है। वहीं आजम खान के गढ़ रामपुर में पहली बार कमल खिला है। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आसिम रजा को 33,702 वोटों से हराया है। शिपाल जी बड़ा लंबा इंतजार आवाज बनते आज खत्म हुआ आपका। आज से हमारी गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा लगेगा। यहाँ पूरी जनता की राय थी, मांग भी थी, एक हो जाओ। तो आज हम दोनों लोग एक हो गए। सही समय का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल सही समय से, और यहाँ की जनता ने बड़ी जीत करा दी। तो ये 2024 के साफ संदेश जाता है क्या? साफ संदेश जाता है अब 2024 में भी एक होकर के ही चुनाव लड़े। तो आज से शिपाल यादव की गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा रहेगा। हाँ, आज से समाजवादी पार्टी का झंडा। बहुत धन्यवाद। तो ये थे शिपाल यादव जी जो बता रहे थे कि आज से उनकी गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा रहेगा। और वीडियो जर्नलिस्ट हमें सानी साथ मनीष मिश्रा, न्यूज ऑन इंडिया, सफाई। शिपाल जी। और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, एक तो ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई, डिंपल यादव ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं खतौली विधानसभा सीट पर भी आरएलडी का प्रत्याशी जीत गया। और अब एक और खुशी कि भाई पार्टी का भी विलय हो गया है। चाचा शिवपाल यादव अब साथ आ गए हैं समाजवादी पार्टी के पूरी तरह से। और उन्होंने ये भी कहा है कि निकाय का चुनाव और साथ ही लोकसभा का चुनाव अब साथ में ही लड़ा जाएगा। निश्चित तौर से देखिए बहुत बड़ी जीत है ये, चाहे डिंपल यादव की बात करेंगे और चाहे हम खतौली की बात करेंगे जहाँ पे आरएलडी के गठबंधन की सीट जीती थी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उत्साहित है और यहाँ पे उत्साह देखने को भी मिला था। जिस तरीके से शिवपाल यादव की बात हमने की थी, शिवपाल से हमने बात की थी, और जब उनको समाजवादी पार्टी का झंडा दिया था, जो कि खुद उनके भतीजे अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जब उनके हाथ में दिया था तो उनकी खुशी देखने को बनती थी। और सबसे अहम बात, सबसे बड़ी चीज़ की शिवपाल यादव ने अपना कद बता दिया कि किस कद के नेता हैं वो और किस तरीके से संगठन में बतौर संगठन वो चलाते रहे। नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिला के उनका कद क्या था। जिस तरीके से अखिलेश यादव लखनऊ में रहते हैं, मैनपुरी में जिस तरीके से रुझान आने शुरू होते हैं और एक बम्पर बड़ी जीत की तरफ अग्रसर होती है डिंपल यादव। सबसे पहले आते हैं अपने आवास पे आते हैं, उसके बाद सीधे जाते हैं और सीधे समाधि स्थल पे नेताजी को नमन करते हैं और फिर आते हैं सीधे शिवपाल यादव के पास और वहाँ पे उनका आशीर्वाद लेते हैं। उनको समाजवादी पार्टी का झंडा उनको देते हुए उनको अपने साथ कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ संदेश दिया गया है कि परिवार एक है और परिवार की एकता जब होती है तो कहीं ना कहीं उसके नतीजे जो हैं वो सही मायने में समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाते हुए जरूर नजर आते हैं। काफ़ी लंबे से इंतजार कर रहे थे, हमने खुद बात की, हमने शिवपाल यादव से पूछा कि आपने इसका बहुत लंबे समय से इंतजार किया, तो उन्होंने कहा कि हम इंतजार कर रहे थे पर हमें इंतजार था सही वक्त का, सही समय का, और जब सही समय आया है तो हमने अपना जो कर्म था, हमें काम करना था वो हमने काम किया है। और मैं अखिलेश के साथ था, मैंने नेताजी को कभी निराश नहीं किया, मैं अखिलेश को कभी निराश नहीं करूँगा, मेरा साथ है और इसका साथ जो रहेगा वो आगे आने वाले चुनाव में
निकाय चुनाव हो चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, उसमें दिखेगा समाजवादी पार्टी एक नई समाजवादी पार्टी के रूप में उभरती नजर आएगी। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी में जब शिवपाल यादव की एंट्री हो चुकी है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी अपना समाजवादी नेता समाजवादी पार्टी लिख लिया है और समाजवादी पार्टी में अब पूरी तरीके से आ चुके हैं, तो देखना होगा कि उनको अब किस पद पे क्या जिम्मेदारी मिलती है, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि मैनपुरी का जो इलेक्शन था जिसमें जसवंत नगर सीट थी और लगातार जसवंत नगर सीट से बड़े अंतराल से जीतनी है डिम्पल यादव, वहां से जो उन्होंने लीड शुरू की थी वो लगातार बनी रही, तो कहीं ना कहीं अपना पद दिखाया है, अपना कद दिखाया शिवपाल यादव ने। और जिस तरीके से चुनाव हुआ है, जिस तरीके से लगातार पूरा परिवार एक साथ लगा हुआ था, इससे साफ संदेश जाता है कि अगर निकाय चुनाव और लोकसभा के चुनाव आते हैं तो शायद समाजवादी पार्टी के लिए आगे आने वाला समय बहुत अच्छा हो सकता है। पर जिस तरीके से पूरा मैनेजमेंट था, स्ट्रेटजी की गई थी, लगातार बूथों पे जा रहे थे, लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिले थे और शिवपाल यादव कभी से देखा नहीं जाता था कि वो पहले कभी घर घर में जाके वोट की अपील करें, पर इस बार वो निकले। उनको पता था कि नेताजी के बाद अगर किसी का कद है तो वो शिवपाल यादव का है और उन्होंने अपने इस कद को कहीं ना कहीं दिखाया भी है। जिस तरीके से उन्होंने पूरा लीड किया, जिस तरीके से आगे आके समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी डिम्पल यादव उनके चुनाव प्रचार को जिस तरीके से लीड किया था, वो कहीं ना कहीं दिखाता है और उन्होंने दिखा दिया कि मैनपुरी हो, जसवंत नगर हो या कहीं पे भी हो, राजनीति में अभी भी शिवपाल यादव का जो कद है वो बड़ा है। जी बिल्कुल, कद तो बढ़ा ही है, लेकिन साथ ही अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि उनका काम चुनाव लड़ना है और वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और कन्नौज से लड़ेंगे, ये संकेत उन्होंने दे दिए थे। लेकिन क्या अब इसको इस नजरिए से देखा जा सकता है कि अब अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति को संभालेंगे और शिवपाल और बहू डिम्पल यादव राज्य की राजनीति को संभालेंगे? निश्चित तौर से देखिए साफ संदेश दिया गया था और ये हमने जब चुनाव था, जिस दिन सफेद में चुनाव था, अखिलेश यादव से बात भी की थी, हमने पूछा भी था कि समाजवादी पार्टी में अब समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का क्या कद होगा, तो उन्होंने बोला आगे आने समय आप देखिएगा और उनको जिस पद से दिया जाएगा, जो जिम्मेदारी दी जाएगी, जिस तरीके से पहले निभाते थे वही कद और वही सम्मान उनके साथ हमेशा बना रहेगा। तो जिस तरीके से संदेश दिया था और खुद अखिलेश यादव ने बोला था कि जब कन्नौज की बात हुई थी तो बोला था कि मैं चुनाव लड़ना ही मेरा काम है और चुनाव लड़ूंगा। तो माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी देखा जाता है कि उनको एक नेता पक्ष का भी पद दिया जा सकता है और पूरी कमान उनको दी जा सकती है उत्तर प्रदेश की और केंद्र की तरफ रुख करते हुए नजर आ सकते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि कम से कम 1.5 साल का अनुबंध समय बचा है जब आप चुनाव में होंगे, लोकसभा चुनाव में होंगे, तो तैयारियों के लिए भी आपके पास समय कम रहेगा। 80 विधानसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य आता है और सबसे अहम माना जाता है कि आपको अगर दिल्ली की कुर्सी पे काबिज होना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और जिस तरीके से इस उपचुनाव में जीत मिली है, हालांकि रामपुर और आजमगढ़ की जो सीटें थी उसमें जब हार थे तो शायद उनको अब एहसास था कि अखिलेश यादव नहीं निकले थे, शिवपाल यादव उनके साथ नहीं थे। वही दौर था जब लेटर जारी हुआ था कि आप शिवपाल यादव को अपने लेटर जारी किया था कि आप जहां जा सकते हैं आप स्वतंत्र हैं, पर एक बार फिर उन्होंने दिखाया कि अगर हम साथ हैं, साथ में लड़ेंगे तो उसका परिणाम जो है वो अलग आ सकता है। तो साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल यादव ने जो अपनी अहमियत दिखाई है, जो चुनाव में अपने कद दिखाया है, उसी कद के हिसाब से, उसी सम्मान के हिसाब से उनको एक बड़ा पद मिलने जा सकता है। और जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शायद शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जा सकता है, तो बहुत बड़ा सम्मान होगा, बहुत बड़ा पद भी होगा। जहां उनको अलग सीट की मांग की गई थी, आज उसी सदन में अगर वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में बैठते हैं तो साफ संदेश जाएगा और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए जो कहीं ना कहीं कंधे झुके थे वो आज जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और वो शायद उनको जश्न मनाने का और भी आगे मौके मिलते रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में अब कुछ ही दिनों में निकाय चुनाव हैं, निकाय चुनाव के लिए भी आगे तैयारी करते हैं और साथ में आते हैं शिवपाल और अखिलेश, तो कहीं ना कहीं उसके नतीजे आपको देखने को मिलेंगे और वो आपकी तैयारी को सही मायने में दिखाएंगे। और अगर आपको अपनी पार्टी का बना के रखना है, अपनी पार्टी को लोकसभा के लिए तैयारी करनी है, तो निश्चित तौर से अखिलेश यादव को केंद्र की तरफ देखना होगा, केंद्र की तरफ रुख करना होगा और इसीलिए शायद वो अपना जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जो उत्तर प्रदेश का जो भार है, जो विधानसभा का जो भार है, वो शायद अब अपने चाचा शिवपाल यादव के कंधे पे डालते नजर आएंगे और पूरा फोकस वो 2024 के इलेक्शन के लिए करते हुए नजर आ सकते हैं। जी जिस तरीके से देखा जाए तो जब ये दूरियां बढ़ी थी उस दौरान लगातार कहा यही जा रहा था कि भाई चाचा शिवपाल सिर्फ मान सम्मान चाहते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहते, और वही मान सम्मान अब समाजवादी पार्टी कह कर देगी कि देखिए हमने इनको ये पद भी दे दिया है, हमने इनके हिसाब से हम चल भी रहे हैं। देखिए उसका साफ संकेत दिया गया है कि शिवपाल यादव का क्या कद है। अखिलेश यादव आज जब मैनपुरी माफ करिए सफाई पहुंचे थे तो सबसे पहले समाधि स्थल गए थे और जो दूसरा था उनका जिसके पास जाएंगे, उनकी काफिला जो था वो सीधे रुका और सीधे रुका शिवपाल यादव के पास। शिवपाल यादव वहाँ बैठे हुए थे, एसएस स्कूल में वहाँ पे बैठे हुए थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, वहाँ आते हैं, पैर छूते हैं,
काफ़ी देर उनके साथ बातचीत करते हैं, काफ़ी कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हैं, चाचा भतीजे की जिंदाबाद किनारे लगते हैं। उसके बाद जब अखिलेश यादव उठते हैं, पार्टी का झंडा देते हैं और पैर छूते हैं, तो इसका साफ संकेत है कि जिस तरीके से जो सम्मान और मान की प्रतिष्ठा की बात कर रहे थे शिवपाल यादव, वो शायद उनको मिल गया है। और इसको मानने के लिए उन्होंने जो बातें कही थी चुनाव के दौरान कि मैंने कभी निराश नहीं किया है, मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा और साथ कभी भी नहीं छोड़ने का जो वादा किया था वो कहीं ना कहीं निभाते भी नजर आएंगे। पर अगर हम बात करेंगे शिवपाल यादव की पूरी 2017 के बाद से, तो अगर आपको बताएं तो कहीं ना कहीं इनके पीछे शिवपाल यादव की धर्मपत्नी है, उनका भी बहुत बड़ा रोल इसमें माना जाता है। जिस तरीके से बातें निकल के आई थी, पर वो वही महिला थी जिन्होंने कहा था कि आप परिवार के साथ रहिए, नेताजी नहीं है, नेताजी के आप भाई हैं, अखिलेश आपका भतीजा है, तो परिवार की एकता को बचा के रखना है, परिवार के उसमें आप साथ रहिएगा और परिवार को जहां जरूरत होगी वहां आप खड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा साथ ही डिंपल यादव, क्योंकि वो खुद चुनावी मैदान में थी और ये भी चर्चा में आया था कि वो खुद उन्होंने फोन मिलाया है चाचा शिवपाल को। जी, अब आप देख लीजिए, अब आप संभाल लीजिए कैसे विरासत को संभालना है, अब आप ही के ऊपर है सब कुछ। डिंपल यादव की भी अहम भूमिका है इस बीच में, जो पार्टी का विलय आज हुआ। जी निश्चित तौर से देखिए, जी निश्चित तौर से जिस तरीके से डिंपल यादव जब चुनाव मैदान में उतरी थी और जब उनके नाम के अनाउंसमेंट होता, उन्होंने सबसे पहले चाचा शिवपाल को फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि चाचा मैं चुनाव लड़ रही हूं और आप मेरे साथ रहेंगे। तो उन्होंने यही संदेश दिया था कि मैंने डिंपल का मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने उससे कहा कि मैं वादा करता हूँ कि जब जहाँ जरूरत होगी मैं वहाँ खड़ा हूँगा। उसके बाद देखा गया था जिस तरीके से खुद अखिलेश यादव और डिंपल यादव उनके घर जाते हैं, उसके बाद लगातार मंच साझा करते हुए नजर आते हैं और जिस तरीके से जो उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी कहीं ना कोई इसको बखूबी निभाया है। और आज वही पल था, वही चीज़ थी जब समाधि स्थल के बाद जो सबसे पहला शख्स था नेताजी के बाद जिसको सबसे पहले अखिलेश यादव ने याद किया, तो वो शिवपाल यादव। परिवार में एकता आ गई है, परिवार एक हो गया है, फिर से समाजवादी कुनबा जो बिखरा हुआ था वो पूरा हो गया है, तो उसकी ताकत भी देखने को मिली है। मैनपुरी हो, खतौली हो, और आगे आने वाले समय में अगर यही चीज़ बन की रहती है तो निकाय चुनाव और लोकसभा का जो चुनाव है उसमें भी जो बीजेपी या अन्य पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती देती हुई नजर आएगी। अखिलेश यादव शिवपाल यादव की जोड़ी और समाजवादी पार्टी की नई समाजवादी पार्टी कह सकते हैं वो। पर जिस तरीके से जो पूरी घटनाक्रम हुआ था 2017 से लेके और अभी 2022 तक की बात करेंगे, उन सबको कहीं ना कहीं दरकिनार करके आगे बढ़ा जा रहा है। और अब माना यह जा रहा है कि अब अखिलेश यादव केंद्र की तरफ रुख करेंगे और जो उत्तर प्रदेश की बागडोर है, जो विधानमंडल की जो बागडोर है, वो चाचा शिवपाल के पास आएगी। और ये जोड़ी क्या कमाल करती है इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, और कौन सा पद पाते हैं इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार अभी और करना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है मनीषा, आपके पास वापस आते हैं। रामपुर से हमारे संवाददाता फहीम खान इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ में। फहीम, रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी अभी तक यहां से कमल नहीं खिला पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने वहां पर भी कमल खिला दिया है, बेशक चाहे आरोप तमाम क्यों ना लगे हों। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये रामपुर में जो 71 साल बाद रामपुर में कमल खिला है, इस कमल को खिलने के बाद अब उनकी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। रामपुर के अंदर इस वक्त जो है, मेरा फोन पेश करिए जी, मेरी आवाज कट रही है। आवाज मिल रही है फहीम, फहीम आवाज मिल रही है आपकी। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर की जो इस वक्त रामपुर में कमल खिला है, इस कमल खिलने के साथ ही चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। रामपुर के अंदर पहली बार, आजादी से पहली बार यहाँ चुनाव हुए थे। उपचुनाव में कमल खिला, और कमल खिलने की ये बिल्कुल एक तस्वीर साफ है कि सरकार अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रही। सरकार ने पूरी तरह से लोगों को आश्वस्त किया कि उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, मुस्लिमों के साथ भेदभाव नहीं होगा। अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल अब सरकार के लोगों के साथ रहेगा, सरकार उनकी सुरक्षा करेगी, मान सम्मान करेगी। और अब्दुल ने वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर ये जता दिया कि अब अब्दुल उनसे दूर रहना नहीं चाहता, बल्कि अब्दुल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होकर उसमें भागीदारी निभाएगा और साथ में उनके काम करेगा। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि विश्वास पैदा किया जाए, विश्वास बहाली का ये जो रिश्ता था ये कायम हुआ, जो दूरियां थी वो मिटी रामपुर में, और उन दूरियों के बाद जो प्यार था वो बढ़ा। और इस विश्वास ने आज भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिला दी, और प्रचंड जीत में 34,000 के लगभग वोटों से वो भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने के साथ ही उन्होंने आजम खां के उस किले को ढहा दिया
जो कि 45 साल से आजम खां के कब्जे में था और 71 साल बाद कमल खिला दिया। कमल खिलने के साथ ही रामपुर के अंदर जश्न का माहौल पैदा हो गया और हिंदू और मुस्लिम मिलने के बाद इसका जश्न मनाने लगे और इसके साथ ही लोगों ने इस जीत की एक दूसरे को बधाइयां दी। तो वहीं आकाश कुमार सक्सेना ने कहा कि मुस्लिम अब साथ चलेंगे, कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा। जिस तरह से उनके साथ अभी तक जातियां की गई थी, उनको गुलाम बना के रखा गया था, उस गुलामी की जंजीरों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है और उसके बाद यहाँ रामपुर के अंदर कमल खिला है। तो कमल खिलने की जो ये कोशिश थी वो हिंदू और मुस्लिम दोनों मतों ने मिलकर बहुत अहम भूमिका निभाने के बाद इसको खिलाया और उसके बाद ही आप देख सकती हैं कि रामपुर के अंदर ये जो तस्वीर है आज की, ये तस्वीर बहुत जुदा है और बहुत कुछ कहती है। आने वाले वक्त में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ रामपुर आकर अपनी स्पीच में कहा था कि रोज रोज के इस उपचुनाव से मुक्ति पाइए और एक चुनाव ऐसा जिता दीजिए जिसमें पूरी तरह से विधायक आप बिल्कुल, यानी कि ये कहा जा सकता है कि वो अपील जो है वो अब आज सही साबित हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर रामपुर, खतौली, मैनपुरी में विजयी प्रत्याशी को बधाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। सीएम योगी ने ट्वीट करके विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी है। सीएम योगी ने कहा है कि सभी जीते हुए प्रत्याशी को बधाई। रामपुर, खतौली और मैनपुरी में विजयी प्रत्याशियों को बधाई। रामपुर की सीट बीजेपी ने पहली बार जीती है। आकाश सक्सेना और कार्यकर्ताओं को बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि उपचुनाव में विजयी तीनों प्रत्याशियों को बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर की सीट पर पहली बार विजय प्राप्त की। इसके लिए श्री आकाश सक्सेना समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई एवं जनता जनार्दन के प्रति आभार। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में मगरवाड़ा अकरमपुर में क्षेत्र में 1 सैकड़ा से अधिक लेदर की फैक्ट्रियां हैं और इसी रहमान इंडस्ट्रीज के शू डिवीजन में इनकम टैक्स की टीम पहुंची और फैक्ट्री के अंदर सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी की जानकारी पर दूसरे स्लॉटर हाउस में भी हड़कंप मच गया। आनंद फानन में इनकम टैक्स की टीम ने फैक्ट्री के सभी गेट बंद करवा दिए। फैक्ट्री परिसर के बाहर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर लाखों रुपए की इनकम टैक्स की चोरी पकड़े जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इनकम टैक्स के किसी भी कर्मचारी अधिकारी ने अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है और छापेमारी लगातार जारी है। इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित अन्य फैक्ट्रियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।